भारत, जहाँ हर कोस पर मिठास है, जहाँ हर गांव कुछ खास है, जहाँ प्रकृति बहती है, उगती है और बसती है, जहाँ संस्कृति में सौंधापन और स्वाद में अनूठापन है। दोआब का ये देशज स्वाद हमारी जुबान ही नहीं, सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आज हमारी कोशिश आपको दोआब के इसी स्वाद से परिचित कराने की है। दोआब यानी दो नदियों के बीच का इलाका, और यदि यह इलाका गंगा यमुना के बीच का हो तो इसकी तुलना स्वर्ग से ही की जा सकती है। गंगा यमुना का दोआब उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियों से लेकर प्रयागराज तक फैला है। प्रयागराज जहां दोनों नदियों का संगम स्थल है। शास्त्रों में दोआब का यह इलाका अंतर्वेद कहलाता है। हिमालय शिवालिक की मिट्टी जो गंगा यमुना के पानी के साथ बहकर आती है, उसी से बना है ये दोआब। इसीलिए यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है। यही नहीं, इस धरती पर 6 ऋतुएं अपनी नेमत बरसाती हैं। बसंत में लुकाट और रसभरी से इसकी शानदार शुरुआत होती है। गर्मी में बेल, लीची, चेरी, स्ट्रॉबेरी, सहतूत, फालसा, अलूचा, आलू बुखारा, आड़ू और खुमानी की धूम रहती है। इसके अलावा बरसात में अमरूद, जामुन, नाशपाती की बारिश बगीचों को गुलजार कर देती है। तो शरद और हेमंत ऋतु में मीठे नींबू, चकोतरे और आंवले की भरपूर फसल होती है। इसके बाद शीत ऋतु में एक बार फिर अमरूद और बेर मिलते हैं। उत्तरी दोआब के इस इलाके में कंदमूल और हरी सब्जी की भरमार तो साल भर बनी ही रहती है। उपजाऊ बहुत है, जलवायु बहुत अच्छी है, सिंचित ज़मीन है यहाँ मैक्सिमम, और हमेशा ही जो है खेती बाड़ी बहुत अच्छी रही। सभी फसलें होती हैं जी। खास तौर से आम की फसल जो है बेहट क्षेत्र में और देवबंद क्षेत्र में, रामपुर मनिहारान क्षेत्र में, पूरे जनपद सहारनपुर में बहुत फल होते हैं यहाँ। और वहाँ के जो आम हैं विदेशों में जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में उनकी डिमांड है। वैसे यहाँ का आम भी बहुत खास है। कच्ची कैरी तो आधे अप्रैल से ही शुरू हो जाती है और पका आम जून के मध्य से शुरू होता है। पहली बहार यानी आम की पहली फसल, इसे मालदा या काली कमली भी कहते हैं। इसके 15 दिन बाद दशहरी शुरू होता है और उसके 10 दिन बाद मंडियों में लंगड़ा आम की आवक नजर आने लगती है। इसके अलावा चौसा, फजली और स्थानीय आम की कई किस्में दोआब की पहचान हैं। गंगा यमुना के दोआब के तहत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ जिले सहित मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी जिलों का कुछ भाग आता है। साथ ही इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद के अधिकांश भाग भौगोलिक रूप से दोआब का हिस्सा माने जाते हैं। यह पूरा इलाका ऊपरी गंग नहर, निचली गंग नहर तथा पूर्वी यमुना नहर से सींचा जाता है। गेहूं उत्पादन में यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र है। इस दोआब में सभी प्रकार की खेती होती है और यातायात के साधन भी बेहतरीन हैं। यही कारण है कि इन इलाकों को खेती की दृष्टि से संपन्न माना जाता है। यह हिमालय की मिट्टी से बना इलाका है और पवित्र नदियों द्वारा सींचा गया है। अब कोई कहे कि यहाँ का गन्ना दुनिया का सबसे मीठा गन्ना होता है तो फिर यह सच ही है।
आइए एक नजर गन्ने की खेती पर डालते हैं। गन्ना विश्व की प्रमुख नकदी फसल है। भारत का गन्ने की उत्पादकता में दूसरा स्थान है। प्रयोगों से पता चला है कि जमीन में जितनी जल क्षमता है उसका औसतन 60% गन्ने की अच्छी उपज के लिए बेहतर माना जाता है। अगर इससे अधिक पानी दिया तो उर्वरक तत्वों के बह जाने का डर रहता है। वैसे तो सामान्य जानकारी के मुताबिक गन्ने की फसल से चीनी और गुड़ बनाया जाता है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। देखिए, जो ये एक गन्ने की जो फसल है मेनली, तो गन्ने की फसल में ये एक इस तरह की फसल है, अपना सिस्टम साधन ये सब अपने आप ही रखता है। इसको यूज करने का तरीका होना चाहिए। जैसे कि जिस टाइम हम बिजाई करते हैं इसकी, तो उस टाइम ही इसको बिजाई करने वाला भी चूसने की तैयारी रखता है। छोटे छोटे पीसेज में बिजाई करते हैं तो वो भी उस टाइम भी इसको चूसने लग जाता है। फिर ये जैसे पैदा होता है, खेत में पैदा करते हैं तो घास होता है निकालने में, वो पशुओं को यूज हो जाता है। जिस टाइम ये अभी तैयार हो गया गन्ना, तो तैयार होने के बाद इसका हम जो ऊपर वाला पोर्शन रह जाता है उसको आम भाषा में हम यहाँ गोला बोल देते हैं। जो गोला कट गया तो वो पशुओं को काम आ जाता है। फिर ये इसके यहाँ आने के बाद जैसे प्रोसेस चालू हो गया हमारा बनने का, भाई इससे अभी आपका गुड़ शक्कर बनने के टाइम जो भी चल रहा है, उसके बाद इसका खांड निकलने के बाद एक बच गया, वो राला बोल देते हैं उसको, वो बच गया, तो उसका यूज भी हम कर लेते हैं, वो भी यूज होता है। उसका पशुओं के लिए गुड़ मैंने यहाँ बनाया है, जो कि एक इससे आम बाज़ार से मंदा पड़ता है। दूसरा आपका जो इसका जो वेस्टेज होता है, इसको खोई बोल देते हैं, गन्ने के जो निकलने के बाद, ये ही इसके अंदर जो है दोबारा से इसके पकने के काम आ जाती है। वाह। तो इस सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर थोड़ा रस रह जाता है, पूरा नहीं निकाल पाते हैं हम, तो वो रह जाता है, तो उससे इसके अंदर जो जलता है तो कोई किसी तरह का बदबू वो नहीं होता है, बल्कि हवा को साफ करता है, क्योंकि मीठा रह जाता है इसके अंदर। अमूमन हम जो हिंदू रीति रिवाज में हवन करते हैं तो उसके अंदर मीठा डालते हैं। हाँ। इसके अंदर मीठा रह जाता है। तो जहाँ तक भी इसकी हवा के अंदर आपका ये जाता है, तो वो लोग ये नहीं कहते हैं कि बदबू आ रही है, कहते हैं भाई कोल्हू चल रहा है, खुशबू आ रही है, कोल्हू चल रहा है। इन खेतों से गुजरते हुए लगा जैसे यहाँ की हवाओं में ही मिठास घुली हुई है। ये वो मिठास है जो कभी खेतों में लहलहाती है तो कभी स्वाद बनकर हमारी जुबां पर ठहर जाती है। इसी मिठास की झलक यहाँ के इतिहास और संस्कृति में भी दिखाई देती है। यहाँ घूमते हुए इस बात का एहसास हो जाता है कि ये वाकई गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। जंगल, जी हाँ, जंगल। स्थानीय मुहावरों में जंगल और खेत पर्यायवाची हैं। इन खेतों से ये गन्ने कटकर फैक्ट्री तक पहुँचेंगे और आपके घरों में चीनी और गुड़ के रूप में पहुंचने तक इन्हें एक लंबा सफ़र तय करना है। मुख्य जो फसल है किसानों में, खेती में, वो क्रॉप फसल के नाम से है जानी जाती है, गन्ने की फसल है। बड़ी तादाद में जो है, और कम से कम इस जनपद में 8-9 शुगर मिल हैं जी, और उस पर यहाँ की इकोनॉमी बहुत बेस करती है गन्ने पर जी। किसान जो है नकदी फसल उगाता है गन्ना, और उसी पे उसका आर्थिक स्थिति, बाजार निर्भर करता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी फसलों के लिए ही नहीं, संस्कृति के लिए भी बहुत उपजाऊ है। खेतों से निकलकर शहर में आइए तो आप तक दोआब की मिट्टी में दर्ज इतिहास की सुगंध पहुँचती है। यह जगह रुड़की IIT से मात्र 25 किलोमीटर दूर है और पास ही मां त्रिपुर बाला सुंदरी का शक्तिपीठ है। यह ऐतिहासिक नगरी देवबंद है। देवबंद नगर में मौजूद है इस्लामी तहजीब और तालीम का सर्वोच्च इदारा दारुल उलूम। इसकी स्थापना 1865 में हुई। तब से अब तक पिछले 150 वर्षों में दारुल उलूम न सिर्फ मजहब की बल्कि देश की खिदमत में भी लगा हुआ है।
आज़ादी की लड़ाई में इनकी भागीदारी ये बताती है कि देश के लिए हर कौम ने बराबर बलिदान दिए हैं। 47 में ही जब ये डिवीज़न की मांग उठी मुस्लिम लीग की जी, तो यहाँ जो दारुल उलूम है, जो राष्ट्रवादी सोच का प्रतिनिधित्व करती है, नेशनल मूवमेंट और मुस्लिम लीग का यहाँ की जमीयत उलमाए हिंद ने मुखर विरोध किया सामने आके। तो उसके बाद से यहाँ मिला जुला समाज है। तहजीब जो है, कल्चर है यहाँ की, गंगा जमनी तहजीब के नाम से मशहूर है यहाँ। इसी दारुल उलूम के नजदीक मौजूद है गांव मीरकपुर। क्या है गांव मीरकपुर में खास, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। स्वाद कई प्रकार के होते हैं, उनमें एक स्वाद है जिज्ञासा का स्वाद, और मीरकपुर में आकर जिज्ञासा के स्वाद की ललक बढ़ती ही जाती है। हमारे गांव मीरकपुर में हुक्का, बीड़ी, शराब, शिकार, लहसुन, प्याज, पूरा गांव बिल्कुल अलग है उनसे। छूने का भी उसका कोई काम नहीं है, पूरा गांव आज तक नहीं। और उसकी वजह से हमारा पूरा गांव बहुत संपन्न है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है गांव की। अच्छे तकड़े लड़के, जवान पट्टे हमारे गांव में है। खान पीन बहुत अच्छा है जी। और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर सदा बना रहता है। ये हमारे गांव में गुरु बाबा फकीरा दास जी आए थे जी, पंजाब से, संगरूर जिले से 1600 ईस्वी में जी। और हमारे गांव के हमारे बुजुर्ग को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उनकी प्रेरणा से आज तक हम उस चीज़ को संभाल कर रखा है और उस चीज़ को अपनाते हुए आ रहे हैं। इस क्षेत्र के उत्तर में देहरादून, दक्षिण में मेरठ और पश्चिम में अंबाला की छावनियों के अलावा रुड़की की 150 साल पुरानी छावनी है। चारों ओर फैली ये छावनियां प्रमाण है कि इस इलाके के किसानों ने जी जान जुटाकर 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वो ऐतिहासिक कुंजापुर गांव भी यही मौजूद है जहां फिरंगी हुकूमत ने गदर में जीत के बाद सैकड़ों किसानों को पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी थी। इस पूरे दोआबवादी में एक भी ऐसा गांव नहीं जहां से खेतीहरों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान न दिया हो। मीरकपुर गांव में बसने वाले सभी बाशिंदे एक ही परिवार के हैं। ऐसा माना जाता है कि कई सौ साल पहले यहाँ एक सन्यासी आए। उन्हीं की प्रेरणा से लोगों ने कसम खाई कि वे किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। तब से अब तक ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ तक कि गांव के लोग बेटियां भी उन्हें ही देते हैं जो बाबा के दरबार में माथा टेकता है और कसम खाता है कि कभी नशा नहीं करेगा। मीरकपुर में गोवंश की भरमार है, लेकिन दूध बेचा नहीं जाता। घर में होने वाले अतिरिक्त दूध को जरूरतमंदों को बांट दिया जाता है या फिर गांव के पास स्थित बाबा के मंदिर में दान कर दिया जाता है, जहां हर रोज बनने वाले प्रसाद में उस दूध का इस्तेमाल होता है। आधुनिकता की चकाचौंध से जो है ये मुक्त है ये सारा इलाका। बिल्कुल परंपरागत खान पान है यहाँ। जैसे उड़द की दाल की खिचड़ी है, बहुत चाव के साथ खाई जाती है। वो मक्की की रोटी, चने का साग गुड़ के साथ, और स्वीट डिश है जर्दा।
ये जो चावल से मीठे चावल बनते हैं मेवा और मावा डालकर, बहुत ही ब्याह शादियों में वो मुख्य व्यंजन। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको गन्ने के रस से बने एक प्राचीन स्वाद से मिलवाएंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। गन्ने के गुड़ के जिस स्वाद की चर्चा हमने शुरुआत में की थी, जिसका जायका मेरी जुबान से अभी तक नहीं गया है, उसी गन्ने के रस और उससे जुड़े एक परंपरागत स्वाद की खोज हमें यहाँ ले आई है। एक अनोखे स्वाद की खोज हमें अनीता जी तक ले आई है और शुरू करते हैं गन्ने के रस की खीर बनाना। तो सब कुछ तैयार है, शुरू करें अनीता जी। हमने चूल्हा जला लिया। अभी आपको क्या लगेगा, पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये पतीले को चढ़ा देंगे इस पर। फिर उसके बाद ये रस देंगे। अच्छा, सीधे रस डालते हैं इसमें, पानी नहीं डालते हैं? ना जी, पानी नहीं डालते। पानी क्यों नहीं डालते? पानी मीठा होता है, पानी होता है। कितना डालते हैं? बस। वाह, अब ये पकेगा? हाँ जी। कितनी देर तक? ये 15-20 मिनट तक पकेगा जी। 15-20 मिनट तक। फिर इसके ऊपर एक माली सी आएगी, वैसा जैसे कि रस पर मेल जो मेल बोलते हैं। जैसे चीनी और गुड़ बनते वक्त भी गन्ने के रस के ऊपर से एक मेल की परत निकलती है, वैसे इसमें से भी निकलेगी। तो ये 15-20 मिनट उबलने के बाद जो है उसको हटा देंगे। हटा के फिर चावल डालेंगे। अच्छा, पहले एक तरह से उसको साफ कर रहे हैं, कह लीजिए। तो रस उबलने को है, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। रस में उबाल आने के बाद ऊपर जम रहे मैल को निकाल दिया जाता है। हमारी भोजन परंपरा में दाल बनाते समय भी ऊपर उठ रहे मैल या झाग को निकाल दिया जाता है। हाँ, ये देखिए पूरा मैल जो है इसका था वो बाहर आ गया। अब इसको थोड़ी देर और क्या करेंगे इसमें? अभी पकेगा ये, उसके बाद चावल डालेंगे। अच्छा, वैसे पूरा खीर बनने में कितना ये सामान्य तौर पे खीर आप कब बनाते हैं? जब मन करता है तब बना लेते हैं? कुछ खास उत्सव पे बनता है, बच्चों के जन्मदिन पर या किसी पूजा पाठ के समय? ऐसा कुछ नहीं, बस जब भी मन करता है सर्दियों में जब भी बना लेते हैं। अच्छा, अच्छा, हमने कई घरों में देखा कि वो पूजा के दौरान जो लिखा हुआ है, बच्चों के उपवास के लिए जो पूजा आप करती हैं, वहाँ पर लड़कों के ही नाम लिखे हैं, बेटियों के नाम नहीं लिखे आपने, ऐसा क्यों? ऐसा जी, लड़कों के लिए ही रखते हैं इन वर्षों को, इसलिए लड़कियों का तो नाम ऐसे नहीं लिखते। एक परंपरा चली आ रही है कि महिलाएं या तो पतियों के नाम पे व्रत रखती हैं या बेटों के नाम पर। अभी बेटियां महरूम हैं, ये अधिकार दिलाना होगा। तो अब तो ये हो गया, अब इसमें चावल डाल सकते हैं। बहुत खुशबूदार बासमती चावल है और यहीं पैदा होता है इस दोआब के क्षेत्र में। कितना डालेंगे? अब ये चले, इसको चला रहे हैं वो। ये थोड़ा सा
जो है डार्क रंग आ रहा है, ऐसे गाढ़ा सा कलर आ रहा है, ऐसा ही रहता है? हाँ जी, ऐसे रहता है। नहीं, हम लोग जो शहरों में जो गन्ने का रस पीते हैं वो थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा, थोड़ा सा इस तरह का होता है। गन्ने होते हैं। अच्छा। धुल के उसके छिलका उतार के उससे साफ हो जाती है। ये खेत में से निकाल ली और चरखे में डाल। हाँ, ये ज़्यादा शुद्ध है। खीर हमारी पक रही है और लगातार ये उबल रहा है। कितना देर इसको पूरा गल जाने तक उबालते हैं? पूरा गला देते हैं या थोड़ा सा इसको रखते चावल हैं? पूरे गल जाए और इस रस में मिक्स होकर थोड़ी टाइट हो जाए। जी। तो आप लोग देखते रहिएगा कि 15-20 मिनट तक गन्ने के रस को उबाला है, उसके ऊपर के मेल को हटा दिया है, अब उसमें चावल डाला है। इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए भी कुछ करते हैं, बादाम वगैरह डालते हैं या नहीं डालते? अपनी इच्छा है, पर कच्चा दूध डाल कर जब खाते हैं। कच्चा दूध बाद में डालते हैं ऊपर से? बनने के बाद खाना अच्छा। जब खाना शुरू करते हैं। हाँ। जब डाल कर सब जब खाते हैं। सभी जगह इसी तरह से खीर बनती है? इसमें कुछ और नहीं चेंज नहीं करते लोग? कुछ नहीं, बस ये ऐसे ही बनती है। रस की इस खीर को दोआब के अलावा पंजाब में भी बड़े शौक से खाया जाता है। लोहड़ी और बैसाखी में इसकी पक्की जगह है। मेरे ख्याल में चावल अब पक गए हैं, काफी देर हो गई। अभी इसमें जो हमने रस डाला है, चावल डाला है, अभी पक गया पूरी जिंदगी। अब क्या डालेंगे इसमें? थोड़ी शक्कर डालेंगे। शक्कर? ये शक्कर गुड़ जैसा ही एक प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट गुड़ के ठीक पहले प्रक्रिया में निकलता है। कुछ अलग मिठास है इसकी, आप आजमाइएगा। अच्छा, बस इतना ही डालेंगे? बहुत थोड़ा सा? बहुत कम, बहुत थोड़ा सा शक्कर इसमें यूज होता है, मिठास के हिसाब से जैसे आपको इच्छा हो। तो ये गुड़ यही बनता है आपके घर में ही बनता है? ये भी? हाँ जी, ये भी चरखे में बनता है। सारा कुछ यही मौजूद है, सब कुछ अनीता जी के घर में है। चावल यहीं का है, गन्ने का रस यहीं का है, गुड़ यहीं का है। बहुत शुद्ध और सात्विक चीज़। आपने पहली बार कब गन्ने के रस की खीर बचपन से सुनती आ रही हैं या यहाँ आकर के देखा था कि गन्ने का रस? नहीं जी, सुनती तो बचपन से आ रही, पर बनाई यहीं पे आकर। पहली बार आपने यहाँ बनाया? हाँ जी, अच्छी लगी जी खाने के बाद तो। ये क्षेत्र जहाँ हम बैठे हैं ये एक समय में हस्तिनापुर साम्राज्य का अंग हुआ करता था। और गंगा यमुना का जो ये दोआब है, ये वास्तव में ऋषि मुनियों की तपोस्थली हुआ करती थी। ऐसा मानना है स्थानीय लोगों का कि ये अनोखा और अमृत स्वाद उन्हीं ऋषि मुनियों की खोज है। अब इसमें क्या डलेगा? तो खीर तैयार है अपनी? खीर तैयार है। खीर बन गई है, लेकिन देखिए खीर बिना पूड़ी के पूरी नहीं होगी, इसलिए पूड़ी भी तैयार होगी और उसके बाद हम सब लोग इस पंगत का मजा लेंगे। चौधरी साहब का इस खीर को खाने का अपना ही तरीका है। वे रात को खीर बनवा कर रखवा देते हैं और सुबह खेत में जाने से पहले रात की बची हुई रोटी के साथ ठंडी खीर का मजा उठाते हैं। आज गन्ने के रस की खीर और पूड़ी खाने में मजा आ गया। ये स्वाद एक लंबे समय तक जुबान पर बना रहेगा। बार बार यहाँ आने की इच्छा होगी, बार बार ये स्वाद लेना चाहेंगे। कहते हैं जिंदगी को जीने के लिए जिंदगी को समझना जरूरी होता है, और जिंदगी को समझना है तो उसे खोजना जरूरी है। जिंदगी इन्हीं गाँवों में बसती है। यहीं कहीं आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके आगे के सफर को रंगीन बना देगा। वैसे भी जिंदगी एक सफर ही तो है, तो इस सफर को हम जारी रखेंगे और आपको कुछ नया स्वाद देने की कोशिश करेंगे जो आपकी जुबान को पसंद आएगा और आपकी सेहत को दुरुस्त रखेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ताजा खाइए, खूब पानी पीजिए और घर पर रहिए।
नमस्कार।